Good morning. This is Seek the Light classes and I am your teacher कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर में आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं अर्थात 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता जो नष्ट हो चुकी थी उसके 1500 वर्ष बाद भारत में एक नगरीय क्रांति हुई। इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया क्योंकि पहली हड़प्पा सभ्यता की थी, प्रथम नगरीय क्रांति हुई क्योंकि वो उसमें सारे नगर ही मिले, और सेकंड ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी। तो जो नगर विकास हुआ उसके क्या क्या तत्व थे इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो पहला, नगर का शासक। इस व्यवस्था में नगर में एक शासक होता था जो जनता की समस्याओं का निपटारा करता था। अगला पॉइंट आता है इसका भाषा का लिखित रूप कि संस्कृत का विकास हो चुका था, वेद लिखे जा चुके थे, अन्य भाषाएं भी अस्तित्व में आ चुकी थी। थर्ड पॉइंट आता है मुद्रा का चलन कि यहाँ पर सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के जो आहत के रूप में है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सिक्के नहीं थे। इसका फोर्थ पॉइंट आता है नगर व्यवस्था। नगर की आंतरिक शांति और बाह्य सुरक्षा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। इसका फिफ्थ पॉइंट है लोहे का प्रयोग, कि लोहे से औजार बने जिनसे कृषि का उत्पादन हुआ और हथियार बने जिनसे साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब आता है सिक्स पॉइंट धर्म समूह। इस समय पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आ चुके थे, उनका प्रचार प्रसार हो चुका था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट लगता है इसका प्रिंसेप ऑफ पियदर्सी। प्रिंसेप जिसका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप, ये 1830 में सारनाथ में आया और लगातार ये 8 साल सारनाथ में ही रहा। इसने भाषा का जो अध्ययन किया, संस्कृत भाषा के कुछ विद्वानों को भी इसने सहयोग में लिया, और एक शब्द था संस्कृत में देवानाम पिय, और यही शब्द खरोष्ठी में था। इसने इसका पढ़ के अर्थ निकाला देवताओं का प्रिय, अर्थात देवताओं का प्रिय कौन था? सम्राट अशोक। तो गुरनाथ के जो लेख 14वें शिलालेख है उसमें 3 नाम अशोक के मिलते हैं। एक नाम मिलता है देवानाम पिय, दूसरा नाम है पियदर्शी, और तीसरा नाम है राजा अशोक। तो ये लेखों से, इस लेख में क्या, लेख में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, इनसे मौर्य साम्राज्य की बहुत ही अहम जानकारी मिली है। इसके सिक्कों पर तिथि अंकित है जिससे इतिहास के कालक्रम का निर्धारण हुआ है। इस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिली है। अब इसी के साथ हमें ये क्वेश्चन बनता है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। आप इसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि नगर विकास के मुख्य तत्व क्या थे? तो आप लिख सकते हैं इसमें कि नगर का शासक, भाषा का रूप, मुद्रा का चलन इत्यादि इसके ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य, आज हम इसमें पढ़ेंगे 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद से पहले आते हैं कि जनपद और महाजनपद। तो जनपद मीन्स कि जन प्लस पद, जनता के समूह, अर्थात जहां लोग पहली बार बसे और वो अपना विकास करते रहे अपनी जीवन की सुविधाओं के अनुसार, वो जनपद कहलाए। और जो जनता के समूह, अनेक समूह एक साथ रहे और अपना लगातार विकास करते रहे, वो महाजनपद कहलाए। इसी में महाजनपद में आता है एक गण और संघ के अनेक समूह के ये संघ बने। जो जनता के अनेक समूह थे वो संघ बने, जैसे वज्र, मगध, कौशल। तो इस तरह के ये क्या थे? ये संघ थे। इनमें कोई एक शासक नहीं होता था, इसमें अनेक जनता के अनेक समूह शासन करते थे। और इसी के साथ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और इन उदय के जो क्षेत्रीय राज्य थे इनमें ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आए, क्योंकि इनका जो प्रचार प्रसार था, जैसे बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रचार मगध से किया, वज्र में गए, वैशाली गए, कुरु गए, आगे तक वो चलते गए। इसी तरह से महावीर वैशाली से, फिर मगध। तो इस तरह से ये दोनों धर्मों का
प्रचार हुआ और इनकी वजह से ही ये दोनों धर्म, दोनों संप्रदाय अस्तित्व में आए। तो अब आता है कि इनका उल्लेख, 16 महाजनपद का उल्लेख हमें बौद्ध धर्म के आगंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है कि 16 महाजनपद उस समय थे, उनका अस्तित्व क्या था, उनका विस्तार क्या था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार इन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अब आता है कि ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे वज्र, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, और इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो था मगध। इसकी बहुत सारी परिस्थितियां थी, बहुत सारी वजह थी कि ये एकदम विकास इनका जो होता रहा लगातार, तो उसमें इसकी भौगोलिक स्थिति थी, इसकी आर्थिक स्थिति थी, इसकी जो सामाजिक स्थिति थी। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि मगध का उत्थान। प्रारंभिक राज्य, इसमें अब हम पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद में प्रथम था मगध, और मगध के उत्थान के क्या कारण रहे, कि मगध इतना विकसित क्यों रहा कि पूरी भारत में उसका साम्राज्य फैल गया। तो इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसमें आती है सबसे पहले उपजाऊ भूमि और अच्छी खेती। ये उपजाऊ भूमि, अच्छी खेती, इसका अर्थ ये हुआ कि यह राज्य गंगा और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसा हुआ था। यह इन नदियों में पूरे वर्ष भर पानी रहता था जो सिंचाई के काम आता था, इसलिए यहाँ पर कृषि की पैदावार बहुत अधिक हुई और इस कारण यहाँ से अनाज दूसरे राज्यों में भी जाता था और इससे जनता में खुशहाली बढ़ी। तो इस राज्य के विकास में कृषि का बहुत अहम योगदान रहा और इससे ही रिलेटेड दूसरा सेकंड पॉइंट बनता है कि लोहे की खान, कि मगध में जो नीचे झारखंड का क्षेत्र है वहां पे बहुत सारी लोहे की खानें हैं और इन खानों से लोहा निकालकर कृषि के लिए औजार बने और सेना के लिए हथियार बने। तो यहाँ पर जैसे लोहे की फाल, कुदाल, फावड़ा, हसिया इत्यादि जो कृषि के औजार थे वो लोहे से ही बने और इस स्टेट का पहला नंबर था। और इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि मगध बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में बसा था। जो इसके अनेक क्षेत्र थे बहुत ही दुर्गम थे, वहां आना जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो वहां पर हाथियों का उपयोग हुआ, वहां से लकड़ी, कोयला, लोहा दुर्गम क्षेत्रों से जो मैदानी क्षेत्र था वहां तक लाने में हाथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा और हाथियों का ही योगदान साम्राज्य के विस्तार में रहा कि सेना में हाथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे हमारा जो साम्राज्य का विस्तार हो सका। अब इसका फोर्थ पॉइंट आता है कि नदियां खेती ही नहीं संचार का भी माध्यम थी, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों में वर्ष भर पानी रहता था, इसलिए यहाँ पर नाव चलाने की सुविधा रही और जब नाव चलाने की सुविधा रही तो माल, कच्चा माल और पक्का माल, अर्थात चाहे कोई वस्तु हो, चाहे अनाज हो या कोई अन्न, उनकी सारी सुविधा नदियों के माध्यम से आना जाना रहा। तो इसलिए नदियां केवल खेती ही नहीं बल्कि संचार का भी साधन बनी। और फिफ्थ पॉइंट आता है कि मगध के जो राजा हुए वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और योग्य शासक हुए, जैसे बिंबिसार। बिंबिसार ने इस राज्य का विस्तार किया और इसका पुत्र अजातशत्रु जो कि एक महान शासक भी रहा, इसने पहली बार वज्र संघ में फूट डालकर उसको अपने राज्य के अधीन किया और इसका विजय क्रम लगातार बढ़ता गया। इसके बाद इसका पुत्र उदयन, इसने एक काम और इससे बढ़ के किया कि अब तक मगध की राजधानी थी राजगृह और इसने अब मगध की राजधानी कर दी पाटलिपुत्र जो आजकल पटना है। तो इसने इससे भी बड़ा काम किया। इसके बाद पद्मनंद जो नंद वंश का महान शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार
और बिंदुसार का बेटा अशोक, जिसने इस राज्य की सीमाओं को पूरे भारतवर्ष में फैलाया, बल्कि अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब आता है कि राजगिरी और पाटलिपुत्र, ये मगध की पहले राजगिरी राजधानी थी, फिर पाटलिपुत्र रही। इसमें ये सामरिक महत्व की थी, अर्थात कि युद्ध की दृष्टि से ये दोनों राजधानी बहुत महत्वपूर्ण थी कि कोई भी राजा यहाँ पर आकर जीतना असंभव था, इन्हें जीत नहीं सका, इसलिए मगध का जो साम्राज्य था वो आगे बढ़ता गया। अब आता है कि मगध के एक और इसकी इंपॉर्टेंट थी जो इससे 6 पॉइंट से जुड़ी हुई है, वो थी मगध की प्राकृतिक रूप से चार दीवारी, कि ये पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ था और इसका विकास भी हुआ। दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों के आक्रांता यहाँ आने की सोच नहीं सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से कहीं चार दीवारी लगाने की जरूरत नहीं थी, ये दुर्गम क्षेत्रों से बसा था। इसलिए ये जो प्राकृतिक रूप से चार दीवारी थी, इसके साम्राज्य को उत्थान में इसका भी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस प्रकार इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनता है कि मगध साम्राज्य का विकास किस प्रकार हुआ या मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये उपजाऊ भूमि थी, लोहे की खानें थी, और इस साम्राज्य के विस्तार में हाथियों का योगदान था, और नदियों का काम संचार का भी था। तो इस प्रकार इसके महत्वाकांक्षी सम्राट भी हुए, जिसके कारण इसका विकास हुआ या इसका उत्थान हुआ। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।